कल की वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग समझाई थी कि कैसे 26/11 अटैक की पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग पाकिस्तान में बैठ के होती है। एंड हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि अब ये जो 10 टेररिस्ट को ट्रेन करके मुंबई भेजा गया है, ये मुंबई कोस्ट तक आ गए हैं एंड अब ये अपने टारगेट की तरफ मूव करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ से इसका सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। तो अब ये जो 10 टेररिस्ट हैं, ये दो दो के ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं एंड इन टोटल 5 टीम बनती है इन टेररिस्ट की, जो मुंबई में अब अटैक करेंगे। और ये अपने सारे हथियार के साथ AK-47, AK-56 राइफल्स, ग्रेनेड, बॉम्ब सब कुछ लेकर रेडी हैं और मुंबई कोस्ट पे अभी खड़े हैं। अब लेटर ऑन ये सारे के सारे आगे मूव करते हैं, कॉलोनी में मूव करते हैं एंड डिसाइड करते हैं। इसमें से दो टीम जो होती है वो डिसाइड करती है कि हम टैक्सी से जाएंगे अपने टारगेट पे एंड बाकी की जो 3 टीम होती है वो ऑन फुट जाती है, क्योंकि उनका टारगेट जो होता है वो कोस्ट से पास होता है। तो ये जो 2 टीम होती है जो टैक्सी लेती है, उनमें से एक टीम जो होती है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रही होती है और जो दूसरी टीम होती है वो ओबरॉय होटल जा रही होती है। ये जब टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी के नीचे मतलब जो 2 टेररिस्ट हैं और अब एक टैक्सी में ड्राइवर है, तो ड्राइवर के सीट के नीचे ये लोग बॉम्ब फिट कर देते हैं। दोनों टीम 1 जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास जा रही है और टीम 2 जो ओबरॉय होटल जा रही है, ये जो दोनों टीम्स हैं ये अपने टैक्सी के ड्राइवर के नीचे बॉम्ब सेट कर देते हैं। और बाकी की जो 3 टीम है, एक टीम उसमें से नरीमन हाउस जा रही है, एक लियोपोल्ड कैफे जा रही है और एक ताज होटल की तरफ जा रही है अटैक करने के लिए। तो अब एक एक करके इन सारे अटैक्स को समझते हैं। टेररिस्ट जो फर्स्ट ग्रुप होता है, टेररिस्ट जो होते हैं वो होता है अजमल कसाब और दूसरा जो इसके साथ आया होता है वो होता है इस्माइल खान। ये जो है ये छत्रपति महाराज के टर्मिनस में पहुंचते हैं 9:40 पे रात में। बहुत कामली एंटर करते हैं ये लोग, एकदम अपने आप को शांत रख के बहुत कामली ये लोग एंटर करते हैं एंड सबसे पहले वॉशरूम में जाते हैं एंड वॉशरूम में जाकर अपने सारे हथियार को रेडी करते हैं। जो टर्मिनस होता है इस टाइम पे लोगों का क्राउड यहाँ पे मौजूद होता है, क्योंकि लोग अपना काम वगैरह करके अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब ये सारी अरेंजमेंट करके वॉशरूम से बाहर आते हैं कसाब और इस्माइल खान एंड ये आते ही बाहर ओपन फायर करते हैं जितने भी क्राउड वहां पे होती है उन सब पर। नेक्स्ट 20 मिनट तक ये दोनों जो टेररिस्ट हैं जो टर्मिनस पे अटैक कर रहे हैं, ये आसपास घूमते हैं प्लेटफॉर्म्स पे और हर जगह, प्लेटफॉर्म्स पे, हॉल्स में, और जो भी आता जाता दिख रहा था सबको डायरेक्टली शूट कर रहे थे। इस टर्मिनस पे ऑन दी स्पॉट 58 लोगों की डेथ हो जाती है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ पर अटैक करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि अटैक हुआ है, तो अब पुलिस आ रही है। लेकिन अब जब तक पुलिस आती है तब तक ये इस्माइल खान और कसाब जो है यहाँ से निकल जाते हैं। जिस टाइम में निकलते हैं उस टाइम जो टाइम हो रहा होता है वो 10:35 हो रहा होता है। अब जब ये लोग जा रहे होते हैं तो इनको रास्ते में कामा एंड एल्बलेस हॉस्पिटल दिखता है जो कि मुंबई में ही है एंड अब ये सोचते हैं कि हम इसमें भी जाकर अटैक करते हैं। रास्ते में जाते टाइम जो रास्ता होता है, आसपास जितने भी लोग इनको आते जाते दिख रहे थे ये सब पर गोलियां चला रहे थे एंड अब ये हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। जब तक ये दोनों हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ जो होता है वो अलर्ट हो गया होता है कि अटैक हुआ है एंड इनके आने से पहले ये लोग हॉस्पिटल का डोर वगैरह लॉक कर देते हैं एंड इस वजह से अटैकर्स यहाँ पे ज्यादा लोगों को मार नहीं पाते हैं। पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे जी, इंस्पेक्टर विजय सलास्कर जी, अरुण जाधव जी सब कसाब और इस्माइल खान की गाड़ी का पीछा करते हैं एंड ये दोनों अटैकर्स देखते हैं कि इनके पीछे पुलिस आ रही है, तो ये नॉन स्टॉप पुलिस की गाड़ी को देखकर उस पर फायरिंग करते हैं, जिसमें से हमारे 3 जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुलिस के एंड से होती है वो ये होती है कि ये लोग बिल्कुल भी इक्विप्ड नहीं होते हैं वेपन से। ये लोग जो आए होते हैं ये पिस्टल्स वगैरह के साथ आए होते हैं, जिनका AK-47 एंड AK-56 जैसी राइफल से कोई मुकाबला ही नहीं होता। जाधव जी जो हैं ये
इनकी सीट के बैक साइड पे बैठे होते हैं, पुलिस का गाड़ी के बैक साइड पे बैठे होते हैं। इनको गोली लगती है, लेकिन ये एक तरीके से मरने का नाटक करते हैं। ऐसे ही इस्माइल खान और कसाब देखते हैं कि इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को शूट कर दिया है और ये लोग आगे जाते हैं। वैसे ही जो जाधव जी हैं ये कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करते हैं और इन दोनों की लोकेशंस को बता देते हैं कि ये दोनों किस रोड पे गए हैं और नेक्स्ट टारगेट इनका क्या है। अब क्योंकि जाधव जी ने पुलिस के कंट्रोल रूम में बता दिया है कि ये दोनों टेररिस्ट किस रोड पे जा रहे हैं, किस रूट पर जा रहे हैं, तो उस पूरे रूट को ब्लॉक कर दिया जाता है, बैरिकेडिंग्स कर दी जाती है। एंड इस्माइल खान और ये जो कसाब है, जब ये बैरिकेडिंग को तोड़ नहीं पाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो इन पे नॉन स्टॉप पुलिस जो है वो फायरिंग करती है, जिसमें इस्माइल खान की डेथ हो जाती है। पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओमले जी जो हैं, ये कसाब की AK-47 छीनने की कोशिश करते हैं। एंड इस हाथापाई में जो कसाब और ओमले जी के बीच में होती है, इसमें उनको गोली लग जाती है, ओमले जी को। एंड ये गोली लगने की वजह से वो वहीं शहीद हो जाते हैं। लेकिन इस हाथापाई की वजह से पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो कसाब को पकड़ लेते हैं, जिंदा पकड़ते हैं, इसको मारते नहीं है, जो कि बाद में आगे जाकर एविडेंस का सबसे बड़ा सोर्स बनता है। 9:30 के अराउंड ही जहां पर एक ग्रुप जो है ये कसाब और इस्माइल खान का था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के टर्मिनस पे अटैक कर रहे होते हैं, वहीं ये जो दूसरा ग्रुप होता है ये लियोपोल्ड कैफे पहुंचता है। लियोपोल्ड कैफे में एंटर करके ये भी वॉशरूम जाते हैं एंड अपना सारा अरेंजमेंट करते हैं। एंड सारा अरेंजमेंट करके बाहर आते ही ये लोग क्राउड पे ग्रेनेड फेंक देते हैं एंड ओपन फायरिंग करते हैं। ऑन द स्पॉट लियोपोल्ड कैफे में 10 लोगों की डेथ हो जाती है और डजन्स ऑफ लोग जो है वो लियोपोल्ड कैफे में इंजर्ड होते हैं। ये दोनों जो अटैकर्स होते हैं जो लियोपोल्ड कैफे में हैं, ये कोशिश करते हैं कि कैफे के सेकंड फ्लोर पे जाके भी ये लोग सिविलियंस को मारे, लेकिन वहां के जो लोग होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं एंड जो कैफे का जो गेट होता है, सेकंड फ्लोर का जो गेट होता है, उसको ये लोग बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, लेकिन लियोपोल्ड कैफे में ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। अब बिना टाइम बर्बाद किए, इनको लगता है कि अब ये गेट वेट हम तोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये बिना टाइम बर्बाद किए दोनों जो टेररिस्ट हैं लियोपोल्ड्स कैफे के, ये यहाँ से भागकर ताजमहल की तरफ जाना शुरू करते हैं, ताजमहल होटल की तरफ जाना शुरू करते हैं। जाते जाते भी ये सिविलियंस पे गोली चला रहे होते हैं, आसपास जो दिख रहा होता है उसको मार रहे होते हैं और रूट में जाते जाते ये 13 लोगों को मार देते हैं। जब तक पुलिस जो है वो लियोपोल्ड कैफे पहुंचती है, तब तक ये दोनों टेररिस्ट यहाँ से निकलकर ताजमहल होटल की तरफ मूव कर चुके होते हैं। इमेजिन करो इस टाइम पे मुंबई की सिचुएशन, जहाँ पे हर तरफ हर मेन जगहों पे अटैक हो रहे हैं, पुलिस पूरी तरीके से कंफ्यूज है और पुलिस को आइडिया तक नहीं है कि अब इन टेररिस्ट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। 9:20 पे जो दूसरा ग्रुप था टेररिस्ट का, जो टैक्सी लेकर आता है, वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं एंड वापस से ओपन फायर करते हैं क्राउड पे, जो भी वहां पे दिखता है इनको ओबरॉय होटल में, एंड सब पर ग्रेनेड फेंकते हैं। पुलिस को तुरंत कॉल किया जाता है एंड पुलिस यहाँ पे 3 से 4 मिनट के अंदर आ भी जाती है। लेकिन तब तक ये जो टेररिस्ट होते हैं ये ओबरॉय होटल के सेकेंड एंड हायर फ्लोर्स पे, मतलब सेकेंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, हायर फ्लोर्स पे शिफ्ट हो चुके होते हैं एंड उधर सिविलियंस को ढूंढ ढूंढ के मार रहे होते हैं। रात को 2 बजे नवंबर 27 को यहाँ पे मरीन कमांडोज को बुलाया जाता है ओबरॉय होटल में एंड पूरी रात जो है दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। यहाँ से मरीन कमांडोज चला रहे होते हैं एंड वहां से वो दोनों टेररिस्ट चला रहे होते हैं। मॉर्निंग में यहाँ पे NSG कमांडोज आते हैं एंड देन रेस्क्यू ऑपरेशन इस ओबरॉय होटल का शुरू होता है। प्रॉब्लम NSG कमांडोज के साथ ये हो जाती है कि इनके पास ओबरॉय होटल का पूरा एक स्पेसिफिक मैप नहीं होता है, जबकि जो टेररिस्ट होते हैं इनको पूरे ओबरॉय होटल का पूरा इनके पास मैप होता है। तो जो ओबरॉय होटल का मैपिंग का जो सिस्टम होता है ये NSG कमांडोज के पास होता नहीं है, जिसकी वजह से NSG कमांडोज को इनका लोकेशन समझ ही नहीं आ रहा होता टेररिस्ट का। एंड इसी वजह से ये जो टेररिस्ट है, क्योंकि इनके पास मैप है, तो इस वजह से ये टेररिस्ट इसका पूरा फायदा उठा रहे होते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस को मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे NSG कमांडोज थोड़े टाइम के गोलाबारी के बाद दोनों टेररिस्ट को मार देते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं फटाफट दूसरे स्पॉट के लिए, जहाँ पे कहीं और अटैक हो रहा होता है। 30 लोगों की डेथ होती है ओबरॉय होटल में।
नेक्स्ट जो टारगेट बनता है अटैक का वो बनता है नरीमन हाउस। ये जो नरीमन हाउस है ये एक जूइश सेंटर होता है एंड ये लियोपोल्ड कैफे और ताज होटल के बहुत पास में है। नेक्स्ट ग्रुप के जो टेररिस्ट होते हैं वो नरीमन हाउस में एंटर करते हैं एंड वापस से वही ओपन फायरिंग करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं एंड ऑन द स्पॉट बहुत लोगों को मार देते हैं। बहुत टाइम लग जाता है एनएसजी कमांडोज को नरीमन हाउस तक पहुंचने में। यहाँ पे जो ये एनएसजी कमांडोज हैं ये 27 नवंबर की शाम में यहाँ पहुंचते हैं। 2 दिन तक यहाँ पे नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, नॉन स्टॉप फाइटिंग होती है टेररिस्ट और एनएसजी कमांडोज की। नवंबर 28 को मॉर्निंग में 7:45 AM के आसपास एनएसजी कमांडोज बोल देते हैं कि हमने उन दोनों टेररिस्ट को मार दिया है एंड देन यहाँ का रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर होता है। 9:40 पे नवंबर 26 को यहाँ पे 2 टेररिस्ट एंटर करते हैं एंड सारी अरेंजमेंट के साथ ये घुसे होते हैं। ताज होटल का पूरा मैप लेकर ये घुसे होते हैं एंड यहाँ पे ये घुसते ही रिसेप्शन पे ओपन फायरिंग करते हैं एंड ग्रेनेड फेंकते हैं। जो भी लोग रिसेप्शन पे उस टाइम मौजूद होते हैं, जो भी बुकिंग्स वगैरह करवाने आए होते हैं रूम की, या फिर जो भी मुंबई घूमने के बाद ताज होटल में आए होते हैं स्टे करने के लिए, उन सब पर ये लोग ओपन फायरिंग करते हैं। दोनों टेररिस्ट ओपन फायरिंग करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि लियोपोल्ड कैफे के जो 2 टेररिस्ट थे ये अब निकले थे ताजमहल होटल के लिए। तो ये जो 2 टेररिस्ट होते हैं ये भी अब यहाँ पे ताजमहल होटल में आ जाते हैं अटैक करने के लिए सिविलियंस पे एंड अब इस होटल में टोटल 4 टेररिस्ट हैं। 9:55 पे जो डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर होते हैं वो एंटर करते हैं होटल में 4 से 5 पुलिस ऑफिसर्स के साथ एंड कांस्टेबल्स के साथ, और इनके साथ होटल का जो मैनेजर होता है सुनील कुडियाडी जी, ये भी इनके साथ ही आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के साथ आते हैं उनको पूरे होटल का मैप समझाने के लिए। अब जो पुलिस वाले आए हैं ये पिस्टल्स के साथ आए हैं, ये छोटी मोटी राइफल्स के साथ आए हैं जिसका कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होता टेररिस्ट के सुपर वेपन से, जो AK-47 के साथ आए हैं, AK-56 राइफल्स के साथ आए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स के साथ आए हैं। तो ये एक पुलिस के फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है। तो ये एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम कंसीडर की जाती है पूरे मुंबई अटैक में कि मुंबई पुलिस जो थी वो वेल इक्विप्ड ही नहीं थी ऐसे किसी कंडीशन को फेस करने के लिए। तो अब पोजीशन समझो मुंबई पुलिस की एंड ये जो 2 टेररिस्ट हैं, मुंबई पुलिस नीचे से एंटर हुई है, मतलब नीचे रिसेप्शन एरिया से एंटर हुई है होटल में, एंड ये जो टेररिस्ट हैं ये अब ऊपर के फ्लोर्स पे हैं। तो ये ऊपर से बहुत इजीली पुलिस को पकड़कर उनको टारगेट बना रहे थे एंड उन पे शूट कर रहे थे। रात के 10:30 तक जो ये अटैकर्स होते हैं ये की सेक्शंस जो होते हैं ताजमहल होटल के उसको कंप्लीट अपने कंट्रोल में ले चुके होते हैं। ये जानबूझ के ताजमहल पे आग भी लगाते हैं। ये काफ़ी फेमस फोटो भी वायरल हुई थी ताजमहल होटल की, ये उस पर आग भी लगाते हैं एंड बाद में जब कम्युनिकेशन लाइंस को इंटरसेप्ट किया जाता है तो पता लगता है कि आग लगाने का जो आइडिया था ये इनको पाकिस्तान से इंस्ट्रक्ट किया गया था कि ताकि इंटरनेशनल मीडिया जो है ये कवर करे कि कैसे इन लोगों ने, मतलब टेररिस्ट ने, पूरे ताजमहल होटल के मेन सेक्शंस को जला दिया है। पाकिस्तान का जो ये ग्रुप था जो इन टेररिस्ट को पूरा गाइड कर रहा था, वो चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड देखे कि कैसे इतना फेमस ताजमहल होटल जो है एक सेंटर ऑफ अटैक बना इन टेररिस्ट के हाथों, कैसे इन टेररिस्ट ने इतने सारे सिविलियंस को मारा। तो अब देखो आग लगने की वजह से पूरा रास्ता जो था वो ब्लॉक हो गया था। तो अब जो अंदर है वो बाहर नहीं जा पा रहा था और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ पा रहा था होटल के। 12:46 AM पे, मतलब नवंबर 27 को, जो डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर होते हैं वो अपडेट देते हैं हेड क्वार्टर पे बार बार रेडियो ट्रांसमिशंस के थ्रू कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमारी यहाँ पे जो लोगों की लाइव्स है वो लूज हो रही है, लोग मर रहे हैं, पूरा होटल में आग लगा दिया गया है। ये पूरी अपडेट देते हैं कि क्या मूवमेंट है इन चारों की चारों टेररिस्ट की जो होटल में घुसे हुए हैं, ये कहाँ से कितने अटैक कर रहे हैं, इनके पास कितने वेपन्स हैं, ये सारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो हेड क्वार्टर को देते हैं। 28 नवंबर को जो एनएसजी के कमांडोज होते हैं वो ताजमहल होटल में पहुंचते हैं एंड अपना रूम टू रूम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो अब 28 नवंबर को एनएसजी कमांडोज ताजमहल होटल में पहुंचती है और रूम टू रूम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है
एनएसजी कमांडोज को बहुत दिक्कत हो रही होती है लोगों को बचाने में, क्योंकि हर तरफ आग लगने की वजह से स्मोक फैल गया होता है एंड विजिबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर हो चुकी होती है। हर तरफ का रास्ता ब्लॉक हो गया होता है और इन लोगों के पास मैप भी नहीं होता है। टेररिस्ट ने 150 लोगों के आसपास को होस्टेजेस बनाया होता है और कितनों को ये लोग मार चुके होते हैं। होटल में 90% से ज्यादा लोगों को ये लोग मार चुके होते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत और एफर्ट्स करने के बाद एनएसजी कमांडो 29 नवंबर को मॉर्निंग में चारों टेररिस्ट को मार देती है। काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई, काफी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए इस टेरिबल मुंबई अटैक में एंड पूरे अटैक में 174 लोगों से ज्यादा की डेथ हुई थी। और जो हमारे एनएसजी कमांडोज थे, संदीप उनीकृष्णन जी और गजेंद्र सिंह बिष्ट जी, उनकी वहीं पे वो लोग शहीद हो जाते हैं। पूरे मुंबई अटैक में 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। तो इस तरीके से पूरी मुंबई को ये टेररिस्ट जो है ये अटैक करते हैं। लेटर ऑन जो कसाब होता है वो बहुत सारे एविडेंसेस रिवील भी करता है, पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये समझाता है कि किस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। एंड लेटर ऑन लेकिन इंडिया के लिए ये एक तरीके से सबसे बड़ा, सबसे मेजर टेररिस्ट अटैक्स में से एक था। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।